Good afternoon, everyone. Today is 20th January, and we are back again with CNA, that is newspaper analysis. This is our daily newspaper analysis initiative, wherein we discuss 5 of the most important articles covered in today's newspaper. The newspaper which we rely upon are the Hindu, the Indian Express, and the Assam Tribune. So, like every day, we will follow the same drill. First, I'll introduce you with the 5 of the most important articles. उनका थोड़ा सा brief overview दे दूंगा मैं, and post that I will discuss each one of them in details. The first article is regarding Supreme Court. Again, ये article जो पहला वाला वो थोड़ा हम quickly कर लेंगे क्योंकि इसको हम पिछले 1.5 महीने से consistently cover करते हुए आ रहे हैं. It is about SIR, Systematic Intensive Revision. सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एडवाइस किया है दैट चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, दैट शुड अवॉइड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ड्यूरिंग एसआईआर. सेकंड आर्टिकल जो है वो इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर है. द एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट द अप्रोच शुड बी सेंट्रिस्ट, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कोवर्टली सोशलिस्ट और ओवर्टली कैपिटलिस्ट किसी भी तरीके के साइड में ना जाते हुए सेंट्रिस्ट अप्रोच होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखना होगा. उसको सेकंड आर्टिकल डिस्कस करेगा. थर्ड आर्टिकल जो है इट इज रिगार्डिंग सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के नुआंस्ड एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे. फोर्थ इज अगेन ये भी हम लोग क्विकली गो थ्रू करेंगे, व्हाई एसआईआर वेरिफिकेशन नीड्स टू बी कंप्लीटली डिजिटाइज्ड. इस टॉपिक को बहुत बार हम लोग देख चुके हैं. वो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा मेंस में. And the last one is from the domain of wildlife. काजीरंगा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पे पिछले 15 दिनों में तीसरा टाइगर मारा गया है. सो दिस इज अ वेरी सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न. तो वी वुड बी डिस्कसिंग दीज 5 आर्टिकल्स. बट बिफोर आई इंडल्ज यू इनटू द डिस्कशन ऑफ दिस 5 आर्टिकल्स, हियर आर सर्टेन अनाउंसमेंट्स. फर्स्ट वन इज जीएस फाउंडेशन बैच. ये 29th of January से स्टार्ट हो रहा है. We will be starting it from 29th January. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है और ये फाउंडेशन बैच है. मतलब ये उन बच्चों के लिए जिनको स्क्रैच से स्टार्ट करना है और रैंक लेवल तक नॉलेज एक्वायर करना है, नो हाउ समझना है, उनके लिए. ठीक है, तो ये इट इज ओवर इनकम्पासिंग, सब कुछ इंक्लूड करने वाला ये फाउंडेशन बैच है. ये यूपीएससी और एपीएससी दोनों के लिए, और ये ज्यादा प्रेफरेबल है उन बच्चों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है. नेक्स्ट बैच जो है वो है क्रैश कोर्स. ये वी विल बी लॉन्चिंग इट सून. ये क्रैश कोर्स इज फॉर दोज हु इंटेंड टू गिव अटेम्प्ट इन 2026. आने वाला जो प्रीलिम्स है वो देना चाहता है. वो इन बच्चों के लिए सूटेबल है जिन्होंने कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, सेल्फ स्टडी किया हुआ है या कहीं कोचिंग कर रखा है, लेकिन अभी उसको काफी टाइम हो चुका है. तो 2-2.5 महीने में अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स. क्रैश कोर्स के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. एक है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में पर्सनलाइज्ड गाइडेंस अवेलेबल है. दूसरा है इसमें 15,000 MCQ का जो प्रीफिट इनिशिएटिव है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है. वो क्या है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा. उसके अलावा जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्मार्ट बुक्स है, 10 स्मार्ट बुक का सेट होता है प्रीलिम्स के लिए, वो आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स. दिस वाज द 15,000 MCQ प्रीफिट इनिशिएटिव आई वाज रेफरिंग टू इन प्रीवियस स्लाइड. इसमें देयर आर लाइक नेम सजेस्ट 15,000 MCQs है जो आपको प्रीलिम्स के लिए रेडी करेंगे. फिर वो एपीएससी प्रीलिम्स हो या यूपीएससी प्रीलिम्स हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देते हो तो उसका प्रिपरेशन हो. इस इनिशिएटिव में 3,000 प्लस MCQs जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर शेयर किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे. एवरी डे वी विल इंडल्ज यू इन अ लाइव लेक्चर वेयर इन हम MCQs को सॉल्व करेंगे लाइव लेक्चर में. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 12,000 MCQs जो पेड टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में अवेलेबल है. और ये जो पेड टेस्ट सीरीज है
इट इज कन्वर्टेड इनटू 120 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें 30 इजी टेस्ट है, 30 मीडियम है और 30 डिफिकल्ट टेस्ट है. अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर 10 फुल लेंथ टेस्ट, देर आर 10 CSAT टेस्ट एंड 10 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका सिमुलेटर टेस्ट होगा. तो ये एक जगह पे आपको सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स के साथ कवर हो जाएगा. इसमें साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब कुछ इंक्लूडेड है अपार्ट फ्रॉम ऑल लार्ज सब्जेक्ट्स. इसका जो आस्किंग प्राइस था वो 12,000 रुपीज है, लेकिन अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन एंड सरस्वती पूजा का डिस्काउंट चल रहा है, तो यू कैन बाय इट एट 7,999. ये CNA का डिस्कशन हो या जो YouTube पे फ्री YouTube का जो डिस्कशन होता है प्रीफिट का, या कोई और इंफोग्राफिक डॉक्यूमेंट्स हो, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं या प्रीफिट के टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग द ऐप. फॉर दैट यू जस्ट नीड टू स्कैन द QR कोड. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. हम SIR के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं बस आपको क्विक कंटेक्स्ट दे देता हूँ. आर्टिकल 324 के अंडर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एज अ पार्ट ऑफ विच द maintenance of accurate voter list role is also responsibility of the election commission of India. तो systematic intensive revision एक एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रही है, जिसमें से जो अनवांटेड, या अनवांटेड का मतलब है जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट के साथ, या एक इंसान का 3-3, 4-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर नाम रजिस्टर्ड है अंडर द वोटर लिस्ट, उनको एलिमिनेट करना, डिलीट करना, और जो एक्चुअल वोटिंग लिस्ट है, जो एक्चुअल वोटर्स है, उनको ही रखना है ना. तो इसे उन्होंने टर्म दिया प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट. अब प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट जो टर्म है, उसका पर्पस है कि सिर्फ फ्री इलेक्शन नहीं चाहिए ना, फेयर भी चाहिए, राइट. तो उस एक्सरसाइज में इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि देयर आर लैक्स ऑफ पीपल जिनका नाम डिलीट हुआ है. सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर 1 लाख लोगों का नाम अगर डिलीट हुआ है, तो उसमें से 99,000 अगर 99,900 भी अगर एक्चुअल में इलीगल वोटर्स है, फोर्स्ड है, लेकिन उसमें अगर 100 लोग भी ऐसे कि जो जेन्युइन वोटर्स है, लेकिन SIR के कुछ लैकिनास के वजह से उनको रिमूव कर दिया गया है, तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है, मतलब उनका वोटर पॉलिटिकल राइट निकल कर जा रहा है. इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई है. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दैट इलेक्शन कमीशन शुड अवॉइड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, किसी भी तरीके का प्रेशर या हैपेजर्ड मैनर में अवॉइड करना है ड्यूरिंग SIR एक्सरसाइज इन वेस्ट बंगाल. इट अप्लाइज टू ऑल द स्टेट्स, बट वेस्ट बंगाल का नाम उन्होंने लिया हुआ है. इट हैज कॉशन्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू ensure that SIR of electoral rolls in West Bengal does not impose undue hardships on voter while pursuing roll accuracy. इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि वोटर्स के ऊपर अनड्यू प्रेशर डाले बिना प्यूरिफाई करो, मतलब प्रेशर टैक्टिक्स, फोर्स टैक्टिक, कोएर्सिव टैक्टिक को यूज मत करो. इस पूरे आर्टिकल का सार एक सिंगल स्टेटमेंट में की टेक अवे है कि इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन मस्ट प्रायोरिटाइज वोटर इंक्लूजन. प्यूरिफिकेशन शुड प्रायोरिटाइज वोटर इंक्लूजन एंड नॉट द एक्सक्लूजन टू प्रिजर्व द डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी. डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को प्रिजर्व करना है, अगर डेमोक्रेसी के आत्मा को प्रिजर्व करना है, तो फोकस मोर ऑन इंक्लूजन रादर देन एक्सक्लूजन. ये पॉइंटर जो है हम क्विकली रिवाइज करेंगे. रीजन बीइंग वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस CNA ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स SIR का. तो ये एन आर्टिकल 4 वी वुड बी रिवाइजिंग वेरी क्विकली. कोर कंसर्न क्या है? डिसएनफ्रेंचाइजमेंट रिस्क. एग्रेसिव वेरिफिकेशन जो है दैट माइट एक्सक्लूड द जेन्युइन वोटर, स्पेशली इफ द वोटर्स आर माइग्रेंट और अर्बन पुअर और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप अगर है, बूढ़े हो गए, फीमेल लेबर्स हो गए, या जो डिफरेंटली एबल्ड माइग्रेंट्स है, वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में चले जाते हैं एंड दे सफर द मोस्ट.
सेकेंड कोर इशू इज बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन सिटीजन्स. जो वोटर्स है, जो कॉमन सिटीजन्स है, दे आर रिक्वायर्ड टू रिपीटेडली प्रूव देयर एलिजिबिलिटी, while जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स है दे हैव लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी. ये भी हम 4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं. देन द थर्ड कंसर्न इज देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन प्यूरिटी एंड इंक्लूजन. फोर्थ, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से काम करता रहा तो उसका आर्बिट्रीनेस जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर देगा टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस और टुवर्ड्स द इलेक्शन प्रोसेसेस. एंड द लास्ट वन इज कि देयर इज अ लिमिट ऑन जुडिशियल ओवरसाइट बिकॉज कोर्ट्स इंटरवीन ओनली टू द क्वेश्चन, नॉट टू माइक्रो मैनेजमेंट, है ना. एक ओवरव्यू पॉलिसी दे बता सकते हैं, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट हर वोटर का, हर नाम का वो नहीं मैनेज कर सकता है. तो देर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन व्हाट जुडिशरी कैन डू. जब आप ये पीडीएफ पढ़ोगे, आई हैव एडेड फ्यू फैक्ट्स टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट, जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो. हर आर्टिकल में होगा, हर पीडीएफ में होगा. दैट इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने जैसे बताया कि 324 आर्टिकल के अंडर ये काम कर रहा है. एंड आर्टिकल 326 जो है, आर्टिकल 326, इट गिव्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया. So I would request you to pause the video and attempt this MCQ. Why did Supreme Court caution the Election Commission during the SIR exercise? आप इसको solve करने की कोशिश करिए. A, because electoral roll revision is unconstitutional. B, because accuracy of the electoral rolls is unnecessary. C, because voter verification should not cause undue hardships to genuine voters. D, because courts can directly supervise election management. Please pause the video and answer this MCQ. The correct answer is C, because the voter verification should not cause any undue hardships to genuine voters. The second article is regarding illegal immigration. कई बार हम लोग देखते हैं कंटेक्स्ट है कि इलीगल इमिग्रेशन को बहुत अलग अलग एंगल से देखा जाता है. कोई सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखता है, कोई सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखता है, कोई सिर्फ लोकल डेमोग्राफिक चेंजेस के पर्सपेक्टिव से देखता है. सो मोर ऑफन देन नॉट वी एंड अप चूजिंग वन और द अदर एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव टू लुक एट द इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन. ये आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है. ये आर्टिकल का ये कहना है कि instead of getting into any of these extreme opinions, whether to say it from security perspective or from religion or from demographic changes or from the local culture perspective, ये आर्टिकल आर्ग्यू कर रहा है कि हम सेंट्रिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं. अब सेंट्रिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है उसको एलाबोरेट करेंगे. द सेंट्रिस्ट अप्रोच जो है, the article is arguing for balanced centrist approach to the issue of illegal immigration in India, and it is cautioning against polarized narratives and emphasizing legality, humanitarian concerns and institutional capacity. Institutional capacity का मतलब है सारे इंस्टीट्यूशन, be it BSF, be it judiciary, be it state tribunals, जो इन इश्यूज को हैंडल करते हैं, या स्टेट पुलिस जो इन इश्यूज को हैंडल कर रही, उन सब का इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का समझ रखकर आगे के स्टेप्स लेना. एक सिंगल लाइन में की टेकअवे ये है कि इलीगल इमिग्रेशन जो है, इट डिमांड्स अ कैलिब्रेटेड रिस्पांस, मतलब थॉटफुल, वेरी एनालिटिकल रिस्पांस दैट बैलेंसेस द लीगैलिटी, सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांसिबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग द क्राइसिस ऑफ इलीगल इमिग्रेशन. जो कोर इश्यूज है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, नो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो मेंस के आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से जो कोर इश्यूज है वो ये है. फर्स्ट, इमिग्रेशन का कई बार पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, मतलब इमिग्रेशन के अराउंड बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेला जाता है.
The debate is often framed in extreme security or identity politics, and it in a way obscures, मतलब in a way it creates hindrances to administrative and humanitarian realities. सेकंड कंसर्न कोर ये है कि हम लोग जो इमिग्रेंट्स है या माइग्रेंट्स है, माइग्रेंट्स को इलीगल एंट्रेंट्स के साथ इक्वेट कर देता है। माइग्रेंट किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन इलीगल एंट्रेंट्स ये एक लीगल टर्म है। माइग्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है। तो द आर्टिकल में जो एक कोर कंसर्न डिस्कशन हुआ है दैट देयर हैज टू बी डिस्टिंक्शन बिटवीन माइग्रेंट एंड इलीगल इमिग्रेंट्स। The failure to differentiate refugees, economic migrants and illegal entrants leads the policy confusion. अगर कोई रेफ्यूजी है, वॉर सिचुएशन से भाग कर आया हुआ रेफ्यूजी है, या कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से आया हुआ माइग्रेंट है और कोई इलीगल इमिग्रेंट है, तो ये सारे एक जैसे नहीं है। अगर इनको एक जैसा देखेंगे तो पॉलिसी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। थर्ड इज स्टेट का जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। बॉर्डर मैनेजमेंट हुआ या पुअर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम हुआ, एब्सेंस ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हुआ, या जो डिलेड एडजुडिकेशन प्रोसेस है, इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ता है। द फोर्थ इज ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस। एक्सेसिव, एकदम ही ज्यादा अगर आप स्क्रूटिनाइज करते हो, एक्सेसिव स्क्रूटिनाइजेशन जो है इट रिस्क्स राइट्स वायलेशन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग women and children. The last one is federal implication. India is a federal system. इसके federal implications होता है। जो border states है they bear disproportionate administrative and social burdens without adequate institutional support. जो border state है उनके ऊपर administrative and social cost extra pay करना पड़ता है उनको to take care or to manage the issue of illegal migration. इसलिए उनको सेंटर का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। आई वुड एडवाइज यू टू रीड दिस पीडीएफ फ्रॉम द एप्लीकेशन। रीजन बीइंग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू सब्सटेंशिएट दिए गए जिसका आप एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन मैटर्स है, ये गवर्न किए जाते हैं बाय सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एंड सम एग्जीक्यूटिव रूल्स। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। Why does the article advocate a centrist approach to illegal immigration? A, because border control is unnecessary. B, because all migrants should be granted citizenship. C, because extreme securitization or leniency both weaken the governance. Or D, because immigration is solely a foreign policy issue. The correct answer is C, because extreme securitization or leniency both weaken the governance. All right, let's jump on to the third article, that is safeguarding the democracy. ये एडिटोरियल है हिंदू का आया हुआ। ये एडिटोरियल जो है it examines the emerging stresses on democratic institution. दुनिया भर के जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर कुछ नए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के साथ नए स्ट्रेसेस बिल्डअप हो रहे हैं। Especially in India, the editorial argues that democracy is protected not merely through elections. सिर्फ election conduct करना is not the fair reflection or protection of democracy, but through everyday functioning of constitutional norms, of independent institution and of civic trust. ये everyday, election 5 साल में एक बार होगा, लेकिन ये चीजें हर रोज दिखनी चाहिए। जो 5 इंपॉर्टेंट की इश्यूज इसमें हम हाईलाइट कर पाते हैं, जो देख पाते हैं, वो ये है। एक, इंस्टीट्यूशनल इरोजन। जो हिस्ट्री रही है वहां पे ये देखा गया कि डेमोक्रेसी का जो डिक्लाइन होता है वो एक दिन या एक इंसिडेंट के बाद सडनली नहीं होता है। इट इज अ ग्रेजुअल स्लो रिड्यूसिंग प्रोसेस। इट टेक्स ईयर्स टू डिरोड द कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेसी, और वो इतना धीरे धीरे होता है कि हम प्रोसेस में उसको हाईलाइट नहीं कर पाते है ना। फॉर एग्जांपल, जो हारने वाले लोग हैं, जैसे कोई इलेक्शन हुआ जिसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हार गई, तो हारने के बाद वो अपने हार को एक्सेप्ट नहीं करते और वो
ईवीएम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के वोटिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर उस रिग्ड डिक्लेयर कर देते हैं, या ये कह देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वो मशीन फॉल्टी बनाया था। ये जो है इट इवेंचुअली लीड्स टू द डेफिसिट, जनरेशन ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। कभी ना कभी लेजिटिमेसी के ऊपर ख्याल आ सकता है, दिमाग में आ सकता है, एंड दैट्स नॉट फेयर। फिर नेक्स्ट इज प्रोसेस ओवर आउटकम्स। जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है इट डिपेंड्स ऑन फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रूल बाउंड कंडक्ट एंड नॉट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्टोरल विक्ट्रीज अलोन। इन सब में थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनका रोल क्या है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन हुआ, जुडिशियरी हुआ, या ओवरसाइट एजेंसीज जो होती है जैसे कि ईडी है या अदर जो एजेंसीज है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, कि जो इलेक्शन के आसपास, या लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है जो इलेक्शन के आसपास जो भी माल प्रैक्टिस, करप्ट प्रैक्टिस चल रही है उनके ऊपर आंख रखती है। ये जो इंस्टीट्यूशंस है उनका रोल कितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनका रोल कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना इंपैक्टफुल है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट कंसर्न। फोर्थ इज मेजॉरिटेरियन टेम्पटेशन। मतलब कई बार अगर कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, कोई सिंगल ग्रुप अगर मेजॉरिटेरियन वोट्स ले लेता है या मेजॉरिटेरियन सीट्स जीत जाता है, तो इट डज नॉट जस्टिफाई डाइल्यूशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल जितना इंटैक्ट रहेगा उतना ही सेफगार्ड रहेंगे वैल्यूज, राइट्स of minorities. Minorities could be linguistic minorities, could be religious minorities, could be tribal minorities, could be any minority. किसी भी इलेक्शन में जो माइनॉरिटी वोट्स आ चुके हैं वो, फॉर एग्जांपल, खैर आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट डज माइनॉरिटी मीन्स हियर। द नेक्स्ट इज द सिटीजन कॉन्फिडेंस। ये जो डेमोक्रेसी है इट सर्वाइव्स ओनली when losers of political contest, जो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था, when the losers of political contest continue to trust the process। ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल पैदा कर दिया या ईवीएम के ऊपर सवाल रेज कर दिया हारने के बाद। अगर ये रहेगा तो ही सिटीजन का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। I would request you to pause the video and try and attempt this MCQ. According to the article, what is the most critical factor in safeguarding a democracy? A high voter turnout in elections, strong leadership with popular mandate, C. Independent institution that command public trust, or D. Frequent constitutional amendments. Let's move on to the next article. Correct answer is C. The independent institution that command the public trust. अगेन द फोर्थ आर्टिकल इज अबाउट SIR, तो इसको भी हम क्विकली पढ़ लेंगे क्योंकि इसको भी हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। बट इसमें सिर्फ एक सा पॉइंट ये है कि दिस हियर द SIR वेरिफिकेशन नीड्स टू बी कम्प्लीटली डिजिटाइज्ड। अभी जो फिजिकल फॉर्म में SIR डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वोटर लिस्ट हो रहा है उसके जगह पे ये डिजिटाइज फॉर्मेट में होना चाहिए। द रीजन बीइंग अकाउंटेबिलिटी मेंटेन बेटर होगा। इसको क्विकली देखेंगे। कंसर्न इसमें है कि जो मैनुअल वेरिफिकेशन प्रॉब्लम्स है जैसे कि पेपर बेस्ड और फिजिकल वेरिफिकेशन जो है दैट इंक्रीजेस द स्कोप ऑफ एरर्स या डिलेस या आर्बिट्री डिलेशंस। सेकंड जो है, जो ग्राउंड लेवल है वहां पे डिस्क्रिप्शन ज्यादा होता है। देयर कुड बी एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन बूथ लेवल ऑफिशियल्स दैट क्रिएट्स द इनकंसिस्टेंसीज एंड बायस रिस्क। थर्ड जो है दैट इज वोटर हरासमेंट। रिपीटेड फिजिकल वेरिफिकेशन डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट्स द माइग्रेंट्स, डेली वेज लेबरर्स, एल्डरली वोटर्स एंड अर्बन पुअर। लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, जब मैन्युअली करते हो तो ऑडिट का ट्रेल रह जाता है। अगर आप डिजिटली वेरीफाई करते हो तो इट गेट्स अ डिजिटल टाइम स्टैम्प और वो हमेशा के लिए रहता है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो वहां पे झोल करने का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो डिजिटाइज नहीं है दैट इज नॉन ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन एंड इट वीकन्स द पब्लिक कॉन्फिडेंस
इन इलेक्टोरल मैनेजमेंट। ये हम लोग ने क्विकली इसलिए देख लिया क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन। ये हम लोग एसआईआर के बारे में कंसिस्टेंटली डिस्कस करते हुए आ रहा है। मेन प्लीज ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। व्हाई डज द आर्टिकल एडवोकेट कंप्लीट डिजिटाइजेशन of the SIR verification process? A. To eliminate the role of electoral officials entirely, to replace constitutional safeguards with technology, to reduce discretion errors and voter hardships, and D. To speed up the election schedules. क्या होगा इसका आंसर? To reduce the discretion errors and voter hardships. Alright, let's jump on to the final article of the day. ये काजीरंगा से रिलेटेड न्यूज है। काजीरंगा में ये हुआ है कि पिछले 15 दिनों में तीसरा टाइगर मारा गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काजीरंगा। काजीरंगा आसाम का क्राउन ज्वेल है। वहां पे व्हाट इज गोइंग रॉन्ग बिकॉज ऑफ विच अब तक 3 मारे जा चुके हैं। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट। This death of 3 tiger has raised concerns about wildlife protection or stress on habitat and governance capacity in one of India's most iconic conservation landscape. अगर आपको याद हो कल के ही हम लोग ने जो सीए ने डिस्कस किया था उसमें वी हैड सीन के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया में असम में थे, गुवाहाटी में थे, तो ही इनॉग्रेटेड 7,000 करोड़ वर्थ ऑफ लैंडस्केप, काजीरंगा लैंडस्केप मैनेजमेंट का कनेक्टिविटी वाला प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट लॉन्च किया उन्होंने, वर्थ 7,000 करोड़, है ना। तो आज न्यूज आ गया है कि पिछले 15 दिनों में 3 टाइगर मारे जा चुके हैं। तो यू विल रियलाइज कि कल जो प्राइम मिनिस्टर जी ने जो लॉन्च किया वो कितना ज्यादा जरूरी था। इसमें 5 कोर इश्यूज जो है वो है राइजिंग वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी। आज टाइगर था इसलिए दिखाई दिया, लेकिन टाइगर की जगह पे बहुत सारे ऐसे जानवर है कि जो मारे जाते हैं। राइजिंग वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी, हाथी मारा गया, टाइगर मारा गया तो वो न्यूज में आता है, लेकिन छोटे छोटे जो जानवर है वो जब मारे जाते हैं वो न्यूज में आते भी नहीं है। देयर इज अ इशू ऑफ हैबिटेट प्रेशर, स्पेशली काजीरंगा के मामले में फ्लड्स मेजर क्राइसिस क्रिएट करता है। ट्रैफिक, टूरिज्म का इंटेंसिटी एंड जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जो रोड बनते हैं या स्ट्रेट लाइन में जो रेलवे लाइन जाता है या स्ट्रेट लाइन में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के केबल्स जाता है, these increases the risk to wildlife. The third one is there exist gaps in protection, especially there are challenges in anti-poaching vigilance, in monitoring and in rapid response mechanism. The fourth core issue is human wildlife interface. हम लोगों ने 2 दिन पहले देखा था कि झारखंड में एक वाइल्ड टस्कर, मतलब एक वाइल्ड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन चुका है। उस कंटेक्स्ट में हमने देखा था, वो आसाम में भी काफी होता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ रोड्स एंड सेटलमेंट हाइटन्स द एक्सीडेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिस्क। अगर आप काजीरंगा के बीच से अगर रोड से ट्रैवल करो तो देयर आर स्पीड लिमिट्स, राइट। वो क्यों रखे गए? बिकॉज ऑफ दिस। द लास्ट वन इज कंजर्वेशन बियॉन्ड नंबर्स, मीनिंग हम कंजर्वेशन को सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं देख सकते। वी विल हैव टू गो बियॉन्ड नंबर्स, वी विल हैव टू गो बियॉन्ड क्वांटिटी एंड विल हैव टू फोकस ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कंजर्वेशन। Please pause the video and try and attempt this MCQ. Why do repeated wildlife death in protected areas like Kaziranga indicate governance challenges? A. Because natural mortality is unavoidable in forest. B. Because wildlife protection laws prohibit all human activity. C. Because habitat pressures and weak management amplify preventable risk. And D. Because tourism alone causes wildlife death. The correct answer is C. Because habitat pressures and weak management, they amplify the preventable risks. Thank you so much for joining in. ये जो one stop solution smart books है, total set of 17 books is now available in ASME script also.
For further details, you can contact on the number mentioned here. Thank you. See you tomorrow for CNA again. Have a good day.